एक बुक देना, नई वाली है। यस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चलो, तो कल जो हमने लास्ट क्लास में छोड़ा था उसके आगे से कंटिन्यू करते हैं। कॉर्नर कॉर्नर पे शिफ्ट हो जाओ। लास्ट कल कौन सा क्वेश्चन छोड़ा था? 240 डेज वाला। 240 वाला। देखो, ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क ए एंड बी कैन डू a piece of work in 12 days. B and C in 15 days. B and C in 15 days. If A is twice as good as B, A is twice good as C. If A is twice as good as C, find in what time B alone can do it. Find in what time B alone can do it.
हम्म बोलो क्या आंसर आ रहा है? 20 days। क्या बोला गया है हमें? ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 days। मतलब कि ए प्लस बी, इनका जो कंबाइंड एफिशिएंसी है वो कितनी है? 1/12। एंड बी एंड सी कैन टुगेदर डू इट इन 15 days। मतलब कि बी प्लस सी की कंबाइंड एफिशिएंसी कितनी हो गई? 1/15। ठीक है। और हमें क्या बोला है कि ए जो है वो ट्वाइस इफिशिएंट है सी से। मतलब कि सी जब डबल काम करेगा तब वो ए के बराबर पहुंच पाएगा। ए क्या है? ट्वाइस इफिशिएंट है सी से। मतलब कि सी जब डबल काम करेगा तब किसके बराबर पहुंच पाएगा? ए के बराबर। ठीक है। और हमें क्या पता करना है? बी की वैल्यू, कि बी कितने दिन में काम खत्म कर सकता है। तो बी की इफिशियंसी निकाल देंगे, उसको रेसिप्रोकल कर देंगे। ठीक है। अब ए की वैल्यू यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दें तो कितना आ जाएगा? 2c। तो ये वाली इक्वेशन से क्या हो जाएगा? बी प्लस 2c इज इक्वल टू 1/12। ए की वैल्यू जो है इसमें सब्स्टिट्यूट कर दी। ठीक है। ए की वैल्यू 2c इसमें सब्स्टिट्यूट कर दी तो b प्लस 2c इक्वल टू आ गया 1/12। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दो तो यहां से c की वैल्यू हो जाएगी सब्ट्रैक्ट करके 1/12 माइनस 1/15 कितना आ रहा है? 1/60। 1/60 किसकी वैल्यू आई? सी की। हमें किसकी वैल्यू चाहिए थी? बी की। तो इन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में रख दो, इसमें रख दो, इसमें सी की वैल्यू रख दो। तो बी की वैल्यू आ जाएगी 1/15 माइनस 1/60। 1/20। 1/20 बी की इफिशियंसी आ गई। मतलब 20 days में बी अपना काम फिनिश कर सकता है। क्लियर है? हमें क्या बोला गया है? एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूं। ए और बी का कंबाइंड इफिशियंसी दी है 1/12। 12 दिन में खत्म कर रहे हैं काम। मतलब उनकी कंबाइंड इफिशियंसी कितनी हो गई? 1/12। और बी और सी मिलकर कितने दिन में काम खत्म कर रहे हैं? 15 दिन में। तो उनकी कंबाइंड इफिशियंसी कितनी हो गई? 1/15। और हमें यह बोला है कि ए जो है ट्वाइस गुड है किससे? सी से। अब अगर वो डबल मेहनत कर रहा है इसका मतलब कि वो अमीर है ऑलरेडी और सी क्या है? गरीब है। अब दोनों को बराबर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? गरीब में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर अमीर में मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो और अमीर हो जाएगा। हमें क्या करना पड़ेगा? गरीब में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो सी में मल्टीप्लाई होगा 2 का, तो वो किसके बराबर हो जाएगा? अमीर के, मतलब ए के बराबर हो जाएगा। तो ए इक्वल टू 2c हो गया। और हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? बी की वैल्यू निकालनी है। पहले तो हमें अलग अलग करना पड़ेगा। ठीक है। तो एलिमिनेशन मेथड से या इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी। 3 वेरिएबल है, 3 इक्वेशन है। 3 इक्वेशन है ना। एक तो इक्वेशन हो गई ए प्लस बी इक्वल टू 1/12, बी प्लस सी इक्वल टू 1/12 और ए इक्वल टू 2c। 3 इक्वेशन आ गई। 3 इक्वेशन से 3 अननोन निकाले जा सकते हैं। तो बस
कैसे भी सॉल्व करो, मैंने एक तरीका बताया, इसके कोई दूसरा भी तरीका हो सकता है बी की वैल्यू निकालने का। तो 3 इक्वेशन को सॉल्व करके अननोन की वैल्यू निकालनी है, वेरिएबल्स की वैल्यू निकालनी है। तो ए की वैल्यू उसमें सब्स्टिट्यूट कर दी, दोनों इक्वेशन में बी और सी आ गया, ए एलिमिनेट हो गया। अब दो इक्वेशन दो अननोन, दो इक्वेशन दो अननोन को तो सॉल्व करना आता ही है, दोनों को एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट कर दिया, बी से बी कैंसिल आउट हुआ, 2c माइनस सी इक्वल्स टू सी, 1/12 माइनस 1/15, 1/60। 1/60 क्या बता रहा है कि एक दिन में सी अकेला 1/60 वर्क फिनिश करेगा, मतलब कंप्लीट वर्क को फिनिश करने में उसको कितना टाइम लगने वाला है, 60 डेज, 60 दिन लगेगा। ठीक है ना, एक दिन का उसकी इफिशियंसी है 1/60, कंप्लीट वर्क फिनिश करने में उसको 60 डेज लगेगा। हमें किसका निकालना था, बी का निकालना था। अब बी का निकालने के लिए बी प्लस सी वाली ले लो, या फिर ये कोई सी भी एक इक्वेशन ले लो। हमने ये वाली इक्वेशन पिक कर ली, तो बी में से सी की वैल्यू को सी में से कंबाइंड में से सी की वैल्यू को माइनस कर दिया, कंबाइंड इफिशियंसी 1/15 माइनस 1/60, 1/20। 1/20 क्या आया, एक दिन की इफिशियंसी बी की, तो कंप्लीट वर्क को फिनिश करने में उसको कितना टाइम लगेगा, 20 डेज। क्लियर है। नेक्स्ट, ठीक है ना, नेगेटिव नहीं आएगी आंसर, वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही आएगी। ठीक है ना, पॉजिटिव ही तो आएगी, यहां पर 4 का मल्टीप्लाई करोगे, है ना, 4 - 1, नेगेटिव नहीं आएगा। नेक्स्ट, 45 men can complete a work in 16 days. 45 men can complete a work in, कितना बोला, 16 डेज ना, 16 डेज। 6 days after they started working, 6 days after they started working, 30 more men joined them. 30 more men joined them. How many days will they now take? How many days will they now takes to complete the remaining work? To complete the remaining work.
6 एग्जैक्ट आएगा। क्या बोला गया है कि 45 मैन जो हैं वो 16 दिन में काम खत्म कर रहे हैं। ठीक है, तो 45 मैन की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी? 1/16। ठीक है, और हमें क्या बोला गया है कि वो लोग कितने दिन काम कर रहे हैं? 6 दिन काम कर रहे हैं। ठीक है, तो 6 डेज में उन्होंने कितना वर्क फिनिश कर लिया वो हमें पता चल जाएगा मल्टीप्लाई बाय 6 करके। ठीक है, तो 1/16 वर्क फिनिश कर रहे हैं वो एक दिन में। 45 लोग मिलकर 1/16 वर्क फिनिश कर रहे हैं, क्योंकि 16 दिन में अगर वो काम खत्म कर सकते हैं तो एक दिन में कितना काम कर सकते हैं वो? 1/16। और ऐसा उन्होंने कितने दिन तक किया? 6 दिन तक। तो कितना काम उन्होंने फिनिश कर दिया? 6/16, 3/8। इतना वर्क उन्होंने फिनिश कर दिया। अब रिमेनिंग वर्क कितना बचा? 8 वर्क था, उसमें से 3 खत्म कर दिया, मतलब 5 बचा। 5/8 वर्क अभी भी रिमेनिंग है। और इस 5/8 वर्क को कितने लोगों ने फिनिश किया? 75 लोगों ने। और हमें यह बताना है कि उन 75 लोगों को 5/8 वर्क फिनिश करने में कितना टाइम लगा। अब 75 मैन जो हैं वो कितना काम कर लेंगे एक दिन में, पहले यह पता करना पड़ेगा। और यह पता करने के लिए पहले यह पता करना पड़ेगा कि एक आदमी एक दिन में कितना काम फिनिश करता है। तो अगर 45 लोग 16 दिन लगाते हैं तो एक आदमी को कितना लगेगा? 16 × 45, 720 डेज। मतलब एक आदमी को काम फिनिश करने में कितना लगेगा? 720 डेज। तो एक आदमी की इफिशियंसी कितनी हो गई? 1/720। तो 75 मैन की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी? 75/720। तो 75/720 की इफिशियंसी से कितने दिन काम करें कि 5/8 वर्क फिनिश हो जाए? ठीक है, जिसको नहीं आया देखो, 45 मैन की इफिशियंसी कितनी हो गई? 1/16। मतलब 45 मैन मिलकर कितना काम कर रहे हैं एक दिन में? 1/16। और ऐसा उन्होंने कितने दिन तक किया? 6 दिन तक किया। तो इतना काम उन्होंने फिनिश कर दिया एक तरीके से। 6/16, 6/16 मतलब 3/8 वर्क फिनिश कर दिया उन्होंने। इसका क्या मतलब होता है 3/8 का? 3/8 का मतलब होता है कि टोटल वर्क 8 था, उसमें से 3 वर्क उन्होंने फिनिश कर दिया। तो बचा हुआ रिमेनिंग वर्क कितना हो गया? 5/8। 5/8 वर्क क्या है? रिमेनिंग है। ठीक है, अब इस रिमेनिंग वर्क को कितने लोगों ने फिनिश किया? 75 लोगों ने। और हमें बताना है कि उन्होंने कितना दिन लिया। तो 75 निकालने के लिए पहले मुझे या तो 90 दिया होता तो ठीक था, मैं उसमें डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देता 1/16 में, क्योंकि वो 45 का क्या हो जाता? डबल हो जाता। लेकिन मुझे तो
45 में ऐसा कोई नंबर सोचना पड़ेगा या तो कि कौन सा मल्टीप्लाई करेगी 75 बना दे। सबसे सिंपल है, उसको वन मैन बना दो। तो अगर 45 मैन एक दिन में 1/16 काम कर रहे हैं तो वन मैन एक दिन में कितना काम करेगा? 45 इंटू 16। ठीक है ना? इसका मतलब कि एक आदमी एक दिन में कितना काम करने वाला है? 1/720। ये एक मैन की एक दिन की इफिशियंसी आ गई। तो 75 मैन कितना काम कर लेंगे एक दिन में? 75 मल्टीप्लाई बाय 1/720। ठीक है ना? एक आदमी एक दिन में 1/720 काम करता है, तो 75 मैन कितना काम करेंगे एक दिन में? 75/720। और ऐसा वो कितने दिन तक करेंगे? x दिन तक काम करेंगे। और ऐसा करने पर उनको कितना काम फिनिश करना है? 5/8। तो यहां से x की वैल्यू निकालोगे तो आ जाएगा 6। मतलब रिमेनिंग वर्क कितने दिन में फिनिश हो रहा है? 6 डेज में। और कंप्लीट पूछा जाता तो क्या बोलते? 12 डेज, क्योंकि 6 दिन पहले बीत चुका है और 6 दिन अभी और काम को लगा। तो अगर कंप्लीट पूछा जाए कि पूरे काम को फिनिश करने में कितना टाइम लगा, तो हम क्या बोलेंगे? 12 डेज। लेकिन हमसे क्या पूछा है? सिर्फ रिमेनिंग कितना डेज लगा, तो इसलिए 6 आंसर है। अगर कंप्लीट वर्क का पूछा जाता तो क्या आंसर होता? 12 डेज। क्लियर है? फाइव बाई एट कहां से आगे आया समझ में ना? कि यहां पर 3/8 था, तो 3/8 एक तरीके से ऐसा भी सोच सकते हो कि कंप्लीट वर्क था एक, और उसमें से कितना काम खत्म हो गया? 3/8। तो बचा हुआ कितना काम है? 5/8। 1 में से माइनस कर दिया 3/8 को, तो आ गया क्या? 5/8। ठीक है? इस तरह के जब भी सवाल आए ना, तो हमें एक आदमी की इफिशियंसी निकाल लेनी चाहिए। अभी भी किसी को डाउट है ना, तो भी क्या करो? सबसे पहले तो एक आदमी की इफिशियंसी निकाल दो। ठीक है ना? क्या करो? सबसे पहले एक आदमी की इफिशियंसी निकाल दो, अगर अभी भी किसी को डाउट है तो। हमें यह पता है कि 45 मैन कितने दिन में काम खत्म कर रहे हैं? 16 दिन में। तो इसका मतलब कि एक मैन कितने दिन में काम खत्म करेगा? 45 इंटू 16 डेज। ये एग्री करते हो? ठीक है ना? अभी भी अगर किसी को कंफ्यूजन है तो सबसे पहले तो एक आदमी पे बात करो। ठीक है ना? तो क्योंकि 45 मैन अगर 16 डेज में काम खत्म कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि एक आदमी को उसका 45 टाइम्स ज्यादा टाइम लगेगा। तो 45 गुना काम करना पड़ेगा उसको। तो 45 इंटू 16 इतना डेज उसको लगने वाला है, मतलब 720 डेज में वो काम खत्म करेगा। तो अब सवाल क्या हो गया? वही पुराना वाला सवाल हो गया कि ए को एक काम को खत्म करने में 720 डेज लगता है। ठीक है? तो फिर ऐसे कितने ए आ गए? 45 ए आ गए, और उन्होंने कितने दिन काम किया? 16 डेज, नहीं 6 डेज। ठीक है? तो इसका मतलब कि एक मैन की इफिशियंसी कितनी हो गई? 1/720। और ऐसा कितने लोगों ने काम किया? 45 मैन ने। और कितने दिन तक काम किया? 6 दिन तक। ठीक है? एक तरीके से इसको ऐसा देखो, ये क्या है? नंबर ऑफ मैन। ये क्या है? नंबर ऑफ डेज। और ये क्या है? वर्क, या फिर इफिशियंसी बोल सकते हो। ठीक है ना? यहां पर ये डेज है ना? ये वो वाला डेज है कि कितने दिन काम किया, है ना? और ये वो है कि वर्क कितने दिन में फिनिश होता। ठीक है? इस तरह से होता है। बाकी अगर इसको ना समझो तो भी चल जाएगा। ये तब काम आएगा जब हम दो लोगों को कंपैरिजन करेंगे, है ना? तब ये काम में आएगा, अभी ये काम में नहीं आएगा। तो हमने क्या निकाल दिया कि एक आदमी एक दिन में 1/720 वर्क फिनिश करता है, तो 45 मैन कितने दिन में काम करेंगे? 45 का मल्टीप्लाई, और ऐसे कितने दिन काम किया? 6 दिन। तो ऐसा करके कितना काम फिनिश हो गया? ऐसा करके 3/8 वर्क फिनिश हो गया। तो रिमेनिंग कितना बचा? रिमेनिंग बचा हमारे पास 5/8 वर्क रिमेनिंग बचा। फिर से अब वही बात कि अगर एक आदमी एक दिन में 720 वर्क फिनिश करता है, तो ऐसे कितने लोग लगे?
75 कितने दिन तक, वही तो नहीं पता, वही तो निकालना है। और ऐसा करके कितने काम फिनिश हो रहा है, 5/8। आई बात समझ में? तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी। अब क्लियर है? नेक्स्ट, 10 person begin to work together on a job. 10 person begin to on a job, work together on a job, है ना? But after some days, 4 person leaves. After 4 days, after some days, 4 person leaves. After some days, 4 person leaves. As a result, as a result, the job which could have been completed, the job which could have been completed in 40 days is completed in 50 days। जो काम 40 दिन में खत्म हो रहा था उसको करने में कितना टाइम लग गया, 50 दिन लग गया, है ना? 4 लोग अगर नहीं छोड़ते तो वो काम कितने दिन में खत्म हो जाता, 40 दिन में। लेकिन क्योंकि 4 लोगों ने काम करना छोड़ दिया था तो इसलिए उसको कितने दिन लग गया, 50 दिन लग गया। हाउ मेनी डेज आफ्टर द commencement of the work, how many days after the commencement of the work did the 4 person leaves, did the 4 person leave? commencement मतलब जब काम करने की घोषणा की या फिर जब काम करना शुरू किया। 4 person leaves।
25 डेज आएगा। फिर वही बात, पहले एक मैन के बारे में सोच लो तो कहानी थोड़ी सी आसान हो जाएगी। ठीक है, अब पहले समझो कि 10 लोग, 10 पर्सन है ना, 10 मैन एक काम को फिनिश करने में कितने दिन लगा रहे हैं? एक तरीके से 40 डेज। ठीक है ना, 10 लोग मिलकर कितने दिन में काम खत्म कर सकते थे? 40 दिन में। मतलब एक आदमी कितने दिन में काम कर सकता था? 400 दिन में, 400 डेज। ये बात एग्री करते हो? ठीक है ना। तो अब अगर ये 400 दिन में काम खत्म कर सकता था, मतलब कि एक मैन की इफिशियंसी कितनी हो गई? एक मैन की इफिशियंसी हो गई 1/400। ठीक है, और अब इस तरह से कैसे काम हुआ? 1/400 की इफिशियंसी से कितने लोगों ने काम किया? पहले 10 लोगों ने कितने दिन काम किया? वही तो निकालना है, वही तो निकालना है। तो उसको हमने मान लिया x प्लस, फिर बाद में 1/400 की इफिशियंसी से कितने लोगों ने काम किया? 6 लोगों ने। कितने दिन काम किया? टोटल 50 दिन लगते, उसमें से 6 दिन हटा दो, इतने दिन काम किया। टोटल 50 दिन लगते, उसमें से शुरू के 6 दिन हटा दो, इतने दिन 6 लोगों ने काम किया। और ऐसे करके उन्होंने पूरा एक काम को खत्म किया। तो x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, इक्वेशन कैसे बनी कि एक मैन की एफिशिएंसी कितनी हो गई? 1/400। तो 1/400 एक मैन की एफिशिएंसी, और ऐसे कितने लोगों ने काम किया? 10 लोगों ने। कितने दिन काम किया वो निकालना है। तो ऐसा तो शुरुआत में हुआ, प्लस आगे का काम 1/400 की इफिशियंसी से ही कितने लोगों ने किया? 6 लोगों ने किया। कितने दिन किया? 50 में से शुरू के दिन माइनस करके, क्योंकि बोला गया है कि कितने दिन में काम खत्म हुआ है आखिरकार? 50 दिन में। तो टोटल 50 दिन में काम खत्म हो रहा था, लेकिन शुरू के x दिन 10 लोगों ने काम किया था, तो बाकी का कितने दिन 6 लोगों ने काम किया? 50 माइनस x। और ऐसे करके कितना काम फिनिश हुआ? एक काम फिनिश हुआ। तो x की वैल्यू निकालनी है। क्या आ रही है सॉल्व करके? हाँ, 25 डेज। मतलब कि शुरू के 25 दिन 10 लोगों ने काम किया, और आखिरी के 25 दिन 6 लोगों ने काम किया। ठीक है, नेक्स्ट। ठीक है ना, यहां पर मल्टीप्लाई होगा कि डिवाइड होगा, ये सब समझ गए ना? अगर तुम ऐसा सोच रहे हो तो फिर देखो, सॉल्व करने के अलग अलग तरीके होते हैं, सोचने का अलग अलग तरीका होता है। अब तुम्हें यह सोचना पड़ेगा कि मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है। अब मैंने ये बोला कि 10 मैन 40 डेज में काम कर रहे हैं। अब थोड़ा सा लॉजिकली सोचना। ठीक है ना, समझ में खुद आएगा। कभी भी ये समझ में नहीं आ रहा कहां पे प्लस करना है, कहां पे माइनस करना है, कहां पे मल्टीप्लाई करना है, कहां पे डिवाइड करना है। अगर थोड़ा सा लॉजिकल होके सोचोगे ना, समझ में आ जाएगा। कोई दिमाग वैसा नहीं लगाना है कि इधर चले जाएगा, उधर डिवाइड हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। नहीं, खुद से दिमाग लगा। अगर तुम्हें पता है कि बाप बड़ा होता है बेटा छोटा होता है, तो किसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बाप और बेटे को बराबर बनाने के लिए? बेटे में। बाप में मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो दादा हो जाएगा। ठीक है ना।
तो यहां पर भी अगर हमें बोला गया है कि 10 लोग मिलकर 40 दिन में काम खत्म कर रहे हैं, और मैं पूछ रहा हूं बताओ एक मैन कितने दिन में काम खत्म करेगा? आप सोच के बताओ, मल्टीप्लाई करेंगे कि डिवाइड करेंगे? अगर मैंने डिवाइड कर दिया तो कितने दिन में काम खत्म हो जाएगा? 4 दिन में। तो ये तो रजनीकांत हो गया, है ना? 10 लोग 40 दिन में काम खत्म कर रहे थे, मतलब 10 लोगों को मिलकर भी 40 दिन लग रहा था, और ये एक अकेला 4 दिन में काम खत्म करके निकल लिया। क्या ये सही है? कहीं पे गिवन है वन मैन बिलोंग टू रजनीकांत फैमिली? नहीं ना। तो फिर क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा। वन मैन इक्वल टू 400 डेज। ठीक है। अगर इफिशियंसी की हम बात करते, अगर हम इफिशियंसी की बात करते कि 10 10 लोग मिलकर, 10 लोगों की जो कंबाइंड इफिशियंसी है वो 40 डेज है, 1/140 है। अब क्या होगा? अब एक मैन के लिए क्या होगा? अब डिवाइड होगा। क्यों डिवाइड होगा? क्योंकि ये कंबाइंड इफिशियंसी है। 1/40 ऑब्वियसली क्या होगा? ज्यादा होगा, और 1/400 ऑब्वियसली क्या होगा? कम होगा। डिनोमिनेटर जितना बढ़ता जाता है न्यूमेरिकल वैल्यू उतनी छोटी होती जाती है। तो अगर 10 लोगों की इफिशियंसी ज्यादा होगी ना, एक आदमी की इफिशियंसी क्या होगी? कम होगी। तो फ्रैक्शन क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। तो नंबर ऑफ डेज बढ़ते हैं और इफिशियंसी कम होती है। अगर इफिशियंसी बढ़ेगी तो नंबर ऑफ डेज कम हो जाएंगे। अगर हमें कम से कम समय में एग्जाम निकालना है तो हमारी इफिशियंसी को क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। तभी कम से कम दिन में हमारा काम खत्म हो पाएगा। और अगर इफिशियंसी को कम कर दोगे तो जो 1 साल का एग्जाम है वो कितने साल में निकलेगा? 10 साल में। समझ गए? तो सब कुछ लॉजिकल है, कुछ भी रटने का नहीं है। अब आ गया बात समझ में, कब मल्टीप्लाई करना है कब डिवाइड करना है। चलो नेक्स्ट। 9 children 9 children can complete a piece of work. 9 children can complete a piece of work in 360 days. In 360 days. 18 men can complete the same piece of work. 18 men can complete the same piece of work in 72 days. And 12 women and 12 women can complete it in 162 days. In how many days? In how many days 4 men, 12 women and 10 children together can complete the work?
हम्म हम्म 4 men 12 women और 10 चिल्ड्रन, इन सब ने मिलकर जब उस काम को किया तो कितना दिन लगा, हमें ये निकालना है। ठीक है, अलग अलग नहीं निकालना, कंबाइंड, मतलब उन सब ने मिलकर अगर काम किया तो कितने दिन में काम फिनिश होगा। 81। 71 बोल के 81 कैसे हो गया? 71 बोला, 81 बोला? पहले क्या करो, एक मैन एक वुमेन और एक चिल्ड्रन की इफिशियंसी निकाल लो। ठीक है ना? तो अगर 9 चिल्ड्रंस 360 डेज में वर्क फिनिश कर रहे हैं तो एक चिल्ड्रन कितने दिन में फिनिश करेगा वर्क को? 360 × 9, और उसकी इफिशियंसी कितनी हो जाएगी? 1/360 × 9। ठीक है, तो एक चिल्ड्रन की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी? 1/360 × 9। उसी तरह से एक मैन की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी? 1/72 × 18। और एक वुमेन की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी? 1/162 मल्टीप्लाई बाय 12। ये बात आई समझ में? ठीक है, अब कितने मैन ने काम किया? 4 ने, तो मल्टीप्लाई बाय 4। कितने वुमेन ने काम किया? 12, तो मल्टीप्लाई बाय 12। और कितने चिल्ड्रन ने काम किया? 10, तो मल्टीप्लाई बाय 10। और इन सबको क्या कर दो? प्लस कर दो। ठीक है, कोशिश करना कि डिनोमिनेटर सबका सेम बन जाए तो इजीली हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, एलसीएम ही लेना पड़ेगा। तो 1/81 इसका आंसर आ रहा होगा। इसका मतलब कि इफिशियंसी हो गई 1/81, मतलब कि 81 डेज में वो काम फिनिश हो जाएगा इन सब लोगों से। क्लियर है? हम एफिशिएंसी पे ही क्यों बात करते हैं? क्योंकि इफिशियंसी से ही कैलकुलेशन हो सकता है। हम हाथी और घोड़े को बराबर बना सकते हैं क्या? नहीं ना। हाथी हाथी जितना ही काम करेगा और घोड़ा घोड़े जितना काम करेगा, और गधे जो है वो गधे जैसा ही काम करेंगे। ठीक है ना? तो उनकी तुलना एक साथ नहीं की जा सकती। अगर तुलना करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा कि उन सबको एक जैसा काम पकड़ाना पड़ेगा, और फिर ये देखना पड़ेगा कि कौन कितने दिन में काम खत्म कर पा रहा है। तब हम उनका कंपैरिजन कर सकते हैं। ठीक है ना? हम उनका कंपैरिजन कैसे कर सकते हैं कि सेम वर्क अलॉट किया, तुम लोगों को सबका कंपैरिजन कैसे होता है? तुम सबको सेम पेपर और सेम टाइम एलोकेट किया जाता है, और फिर देखा जाता है कि कितने सवाल कर सकते हो। बल्कि और अच्छा एग्जाम क्या होता? और अच्छा एग्जाम ये होता कि तुम लोगों को पेपर पकड़ा दिया जाए और टाइम लिमिट नहीं दी जाए, और फिर ये कहा जाए कि करके दिखाओ सारे सवाल। वो होता है आईआईटी का एग्जाम, है ना? उसमें 3 घंटे का टाइम दिया जाता है, और नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्या होते हैं? कम होते हैं। और बोला जाता है कि जितने बंद पड़े कर लो। तो जो जितने बंद पड़ते हैं वो आधे घंटे में हो जाते हैं, बाकी के 2.5 घंटे सिर्फ पढ़ने वाला ही कर पाता है। ठीक है, तो वही बात है कि एक्चुअल एग्जामिनेशन क्या होता है कि अगर हमें सबको कंपेयर करना है तो क्या करना पड़ेगा? सबकी इफिशियंसी को ही कंपेयर करना पड़ेगा। इसलिए जितने भी कैलकुलेशन हम करेंगे वो सब किस पे करेंगे? इफिशियंसी पर। क्योंकि इफिशियंसी से ही
कंपैरिजन हो सकता है। आई बात समझ में? नेक्स्ट, 2 men and 3 boys 2 men and 3 boys can do a piece of work can do a piece of work in 10 days, while 3 men and 2 boys while 3 men and 2 boys can do the same work in 8 days. In how many days? In how many days 2 men and 1 boy can do it? नहीं। 12.5, 12.5। पहले एक मैन और एक बॉय की इफिशियंसी निकाल लो, है ना? फिर उसमें 2 का मल्टीप्लाई और 1 का मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना। तो पहले 2 men and 3 boy की इफिशियंसी कितनी है? 1/10। क्योंकि 10 डेज में काम खत्म कर रहा है, मैंने क्या कहा, हम सारी बातें इफिशियंसी से करेंगे। और
3 men और 2 boy की इफिशियंसी कितनी है? 1/8। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर कर मैन की और बॉय की इफिशियंसी निकाल लो, निकालो। और फिर उसमें 2 का और 1 का मल्टीप्लाई करके प्लस कर देना, तो कंबाइंड इफिशियंसी आ जाएगी, उसको रेसिप्रोकल कर देना, नंबर ऑफ डेज आ जाएंगे। क्या वैल्यू आ रही है बोलो? मैन की 7/200 और बॉय की 1/100, या फिर 2/200 भी लिख सकते हो, ताकि डिनोमिनेटर क्या हो जाए, सेम हो जाए, है ना। बाकी क्या कुछ भी लिख दो। उसके बाद क्या कर दो, 2 men और 1 boy की इफिशियंसी निकालनी है। तो 7/200 है एक मैन की इफिशियंसी, और ऐसे कितने लोगों ने काम किया? 2 लोगों ने। और बॉय की इफिशियंसी कितनी है? 1/100, और ऐसे एक ही बॉय ने काम किया, तो ऐसे मिलकर आंसर आ जाएगा। ठीक है, कितना आ रहा है? 16/200। कैंसिल आउट कर दो। 8/100, 4/25, है ना। तो इसका मतलब कि अगर तुम इसको रेसिप्रोकल कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 12.5। 2/25। क्लियर है? नेक्स्ट। 3 men and 4 women 3 men and 4 women can earn 3780 rupees 3780 rupees in 7 days. 11 men and 13 women 11 men and 13 women earn 15040 rupees in 8 days. In what time? In what time 7 men and 9 women 7 men and 9 women can earn 12,400 rupees? कितने दिन में कमा लेंगे बताओ?
पहले सबको वन में कन्वर्ट करो। वन मैन अर्निंग, वन डे अर्निंग, एक आदमी की एक दिन की अर्निंग निकालो पहले। नहीं, बोलो क्या आ रहा है। पहले एक मैन की अर्निंग निकालो एक दिन की, ठीक है। 3 मैन प्लस 4 वुमेन कितना कमा रहे हैं? 3780 रुपीज, लेकिन कितने दिन में? 7 डेज में। तो एक दिन में वो कितना कमा रहे होंगे? 3780 डिवाइड बाय 7, इतनी अर्निंग उनकी एक दिन की होगी। कितने लोगों की? 3 मैन और 4 वुमेन की एक दिन की अर्निंग, ठीक है ना। उसी तरह से 11 मैन और 13 वुमेन, 11 मैन प्लस 13 वुमेन कितना कमा रहे हैं? 15040 रुपीज। कितने दिन में कमा रहे हैं? 8 दिन में। तो इसका मतलब कि एक दिन में वो कितना कमा रहे होंगे? डिवाइड बाय 8। तो अब ये हमें पता चल गया कि 3 मैन प्लस 4 वुमेन की एक दिन की अर्निंग कितनी है, और 11 मैन प्लस 3 वुमेन 13 वुमेन की एक दिन की अर्निंग कितनी है। डिवाइड बाय 8 और 7 करना पड़ेगा, तभी हम इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। नहीं तो 7 दिन और 8 दिन को कैसे कंपेयर करोगे? पहले तो उसको एक दिन में कन्वर्ट करो। तो इसलिए डिवाइड बाय 7 और 8 कर दिया, ताकि एक दिन की बात आ गई। और इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लोगे तो मैन की और वुमेन की क्या आ जाएगी? एक मैन और एक वुमेन की एक दिन की अर्निंग आ जाएगी। एक मैन और एक वुमेन की एक दिन की अर्निंग आ जाएगी। और उसके बाद क्या करोगे? 7 का मल्टीप्लाई और 9 का मल्टीप्लाई कर दोगे और ऐड कर दोगे, तो क्या पता चल जाएगा? ये पता चल जाएगा कि 7 मैन
प्लस 9 वुमेन की एक दिन की अर्निंग कितनी है, और उसको इस अमाउंट से डिवाइड कर दोगे तो ये पता चल जाएगा कि इतने अमाउंट कमाने में कितना दिन लगेगा। आएगा समझ में? करो सॉल्व इक्वेशन। 10 डेज। तो यहां पर एक्स और वाई, एम और एम डब्ल्यू की वैल्यू कितनी आ रही है? ठीक है, तो मैन जो है वो 100 रुपए कमा रहा है और ये 60 रुपए, है ना। एम की वैल्यू 100 आ रही है और वुमेन की 60, मतलब एक दिन में एक मैन 100 रुपीज अर्न कर रहा है और एक दिन में एक वुमेन 60 रुपीज अर्न कर रही है। तो इस तरीके से 7 मैन एक दिन में 700 रुपीज अर्न करेंगे और 9 into 60 रुपीज वुमेन अर्न करेगी, और ऐसे करके निकालो कितना आ रहा है, 1240। 1240 रुपए एक दिन में इतने लोग मिलकर अर्न कर रहे हैं। तो इतने रुपए कमाने में उनको कितना टाइम लगेगा? 12,400 डिवाइड बाय 1240, मतलब 10 दिन लगेंगे इतने रुपए कमाने में। ठीक है ना। ऑब्वियसली इतने रुपए कमाने हैं और एक दिन में इतना कमा रहे हैं, तो इतना कमाने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करके पता चल जाएगा कि कितने दिन में 12,400 रुपए अर्न होगा। किसको? आई बात समझ में? अब मुझे ये बताओ कि टाइम एंड वर्क में और प्रैक्टिस करनी है या नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर दें? हम्म। टाइम एंड वर्क और करना है, तो फिर अगर होगा तो फिर 2 दिन और होगा, है ना, क्योंकि फ्राइडे सैटरडे, क्योंकि नया टॉपिक अगर स्टार्ट करेंगे तो फिर मंडे ट्यूसडे में ही स्टार्ट करेंगे, सैटरडे में नहीं। तो तुम लोग को शीट एक काम करेंगे, अभी शीट मिल जाएगी, ठीक है, ऑनलाइन वालों को भी और तुम लोग को भी। तो शीट सॉल्व कर लो आज कल में, और बाकी के अभी 2 दिन शीट को ही डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो तुम्हारा प्रैक्टिस भी हो जाएगी, शीट भी डिस्कस हो जाएगी, एक बात। दूसरी बात, संडे का जो टॉपिक होता है उसका एनालिसिस अब तुम लोग को मुझे दिखाना रहेगा कॉपी लाकर, ठीक है। तुम लोग खुद से डिसाइड कर लेना कि कब किसको किस दिन आना है, किस समय आना है। कोई कोई फोर्स नहीं है, जिसको मन करे आना, नहीं लगे मत आना। टाइम पास यहां पर बिल्कुल नहीं पसंद, ठीक है। हम लोग यहाँ पे टाइम पास बिल्कुल किसी को नहीं करते, किसी को एंटरटेन करने का काम यहाँ पर है ही नहीं। जबरदस्ती बैठा के पढ़ाओ, डंडे मार के पढ़ाओ, ये सब यहाँ पर है ही नहीं, है ना। ना ही ये यहाँ का कभी रूल रहा है और ना ही होगा। बस इस बात से जरूर जरूर डांट पड़ेगी कि अगर तुम खुद के मन से अगर पढ़ने बैठे हो तो फिर क्यों बात कर रहे हो। अगर तुम खुद के मन से अगर पढ़ने बैठे हो तो तुम्हारा मोबाइल क्यों ऑन है? तुमको यहां पर फोर्सफुली तो बिठाया नहीं गया है, ना ही तुम्हें बोला जा रहा है कि नहीं तुम्हें यहां पर बैठ के पढ़ना ही है। तो अगर तुम यहां पर बैठ के पढ़ रहे हो तो फिर तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि फिर ना ही तुमको बात करना है सेशन में, ना ही तुम्हारा मोबाइल फोन ऑन होना चाहिए, और ना ही कोई किसी को डाउट डिस्कस करते हुए बात करते हुए दिखे। टाइम टू टाइम बैठना है, टाइम टू टाइम ही उठना है, ठीक है ना। अगर ब्रेक के टाइम पर तुम लेट उठोगे तो उसके लिए कोई मनाही नहीं है, लेकिन अगर जिस समय ब्रेक एंड हो गया है और सेशन स्टार्ट हो गया है उसमें मैं 2 मिनट की भी देरी बर्दाश्त नहीं करूंगा, ठीक है। तो डिसिप्लिन खुद से ही मेंटेन करना है, नहीं मेंटेन कर सकते घर जाओ, कोई जरूरत नहीं है यहां पर बैठने की, ठीक है। और पिछले साल भी जितने भी सेशन हो, मतलब जितने भी पेपर्स होते थे लास्ट लास्ट में फुल लेंथ, उसके एनालिसिस कॉपी में चेक करता था और उसके अकॉर्डिंग बताता था कि क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हो, क्योंकि एनालिसिस तो तुम लोग कर लेते हो लेकिन कई बार एनालिसिस का तरीका तुम लोग को गलत होता है और ना ही तुम अपने खुद से समझ पाते हो कि इंप्रूवमेंट क्या करना है। तो 4-6 बार अगर मैं तुम लोग को बता दूंगा कि इस तरह से करना है
तो अगली बार से तुम्हें खुद से समझ में आ जाएगा, फिर लास्ट तक तुम उसको मेंटेन कर लोगे, जो कि पिछले साल उसका बेनिफिट हुआ, क्योंकि लॉकडाउन लगने से पहले ही वो चीज स्टार्ट हो गई थी। तो उनको एनालिसिस करने का तरीका और एक एक को एनालिसिस करके मैंने टू डू लिस्ट बनाना सिखाया था कि कैसे टू डू लिस्ट बनानी है, कि क्या हमें पूरे वीक में करना है इंप्रूव करने के लिए। तो उस चीज को जिन्होंने लास्ट तक फॉलो किया था तो उनका एंड रिजल्ट अच्छा आया। ठीक है, क्योंकि खुद से एनालिसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या क्या मुझे चाहिएगा तुम्हारी कॉपी में, वो मैं तुम लोग को बता दे रहा हूं। वो सारी चीजें मुझे तुम्हारी कॉपी में चाहिएगी। तो तुम्हारे जो भी पेपर होता है, अभी तो तुम्हारा टॉपिक वाइज ही पेपर हो रहा है, इसलिए ज्यादा कुछ उसमें होता नहीं है। ठीक है, लेकिन आगे चलकर वो फुल लेंथ टेस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा और उसमें सारे टॉपिक्स आते जाएंगे। तो जो मैं अभी बात बता रहा हूं वो फुल लेंथ की बात है। टॉपिक वाइज में भी उसी तरह से एनालिसिस करना है, लेकिन थोड़ा सा उसको सोचने का तरीका बदल जाएगा। और टॉपिक वाइज में अभी ज्यादा इंप्रूवमेंट होने के चांसेस होते हैं। टॉपिक वाइज जिसने मैनेज कर लिया उसका फुल लेंथ ऑटोमेटिकली मैनेज हो जाएगा। जिसने टॉपिक वाइज नहीं मैनेज किया उसको फुल लेंथ को भी मैनेज करने में प्रॉब्लम जाएगी। तो उसके बाद क्या करोगे, जो भी तुम्हारा पेपर रहेगा, तो सबसे पहले तो तुम्हारा फ्रंट पेज पे इसका कॉलम रहेंगे। ठीक है, सबसे पहले यहां पर जो तुम्हारा टेस्ट नेम होगा वो यहां पर लिख दोगे। उसमें ये लिख दोगे कि इसका हाईएस्ट स्कोर कितना रहा इस पेपर में, जो भी स्टूडेंट होगा उसका हाईएस्ट स्कोर कितना था और तुम्हारा स्कोर कितना है। ठीक है ना, माय स्कोर, तुम्हारा स्कोर यहां पर कितना है, टोटल कितने राइट है कितने रॉन्ग है ये लिखना पड़ेगा। तुम्हारे कितने राइट है नेट और कितने रॉन्ग है, ये चीजें यहां पर लिखनी है। ठीक है, फिर यहां पर तुम्हारे एक सीरियल नंबर हो जाएगा। उसके बाद यहां पे तुम टॉपिक का नेम लिखोगे कि कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आ रहा है। जैसे कि अभी तो सिर्फ एक ही टॉपिक होता है तुम्हारा, ट्रिग्नोमेट्री हो रहा है तो पूरा ट्रिग्नोमेट्री रहेगा। ठीक है, अगर जैसे कि फुल लेंथ कन्वर्ट हो जाएगा तो फिर ये कन्वर्ट हो जाएगा अलग अलग, कि पहला तुम्हारा सेट थ्योरी है, दूसरा फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक है, कैलकुलस है, डिफरेंशियल इक्वेशन है, कौन कौन से टॉपिक्स है उसके अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। उसके बाद तुम्हारा जो नेक्स्ट कॉलम रहेगा वो रहेगा सब टॉपिक का। सब टॉपिक में तुम ये लिखोगे कि कौन से टॉपिक से वो क्वेश्चन रिलेटेड है। जैसे कि अगर सर्कल से क्वेश्चन आ रहा है तो सर्कल में कौन से टॉपिक से आ रहा है, टेंजेंट नॉर्मल से आ रहा है कि इंटरसेक्शन ऑफ सर्कल से आ रहा है, कहां से वो टॉपिक से बिलोंग कर रहा है। ट्रिग्नोमेट्री अगर पढ़ रहे हो तो ट्रिग्नोमेट्री में इक्वेशन वाला है या प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल वाला है, स्पेशली वो लिखोगे। अभी तो तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्री चल रहा है तो ट्रिग्नोमेट्री में भी कौन से वैरायटी का वो क्वेश्चन था वो लिखोगे। उसके बाद टोटल कितने उसमें आए थे क्वेश्चन, टोटल कितने क्वेश्चन उस टॉपिक से आए थे, उसमें से तुमने कितने अटेम्प्ट किए, उसमें से तुमने कितने अटेम्प्ट किए। और ऑब्वियसली अटेम्प्ट में से कुछ राइट होंगे और कुछ रॉन्ग भी हो सकते हैं, तो कितने राइट हैं और कितने रॉन्ग हैं। ठीक है, और अनअटेम्प्टेड भी हो सकते हैं। और उसके बाद उसका मेन कॉलम, सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉलम है वो है ये रीजन। रीजन वाला कॉलम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहां पर अपना रीजन स्पेसिफाई करोगे और रीजन जो होगा वो बिल्कुल डिटेल्ड मैनर में लिखा हुआ होना चाहिए। किसी भी भाषा में लिखो, वो तुम्हें समझ में आना चाहिए कि वो क्या है। ऐसा जरूरी नहीं है इंग्लिश में लिखो, हिंदी, गुजराती, मराठी, तेलुगु, जो तुम्हारे को भाषा आती है उस लैंग्वेज में लिखो, लेकिन उतना रीजन इतना स्पेसिफिक होना चाहिए कि वो तुम्हें पता हो और याद रहे। कैलकुलेशन मिस्टेक, कैलकुलेशन मिस्टेक मत लिखना। कैलकुलेशन मिस्टेक क्या होती है, कैलकुलेशन मिस्टेक में कौन सी मिस्टेक करी है वो लिखो, कि प्लस जो था वो अगली लाइन में क्या बन गया, डॉट बन गया, या माइनस था वो दिखा ही नहीं, प्लस को मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस करना भूल गए, डिवाइड करना भूल गए, अगली लाइन से नेक्स्ट लाइन में आए। स्पेसिफिकली बताओ कि कैलकुलेशन मिस्टेक में क्या किया है। अगर तुमने आधा सॉल्व किया था तो लिखो कि आधा ही सॉल्व किया था। अगर तुमने बिल्कुल भी नहीं आता था, सिर्फ तुमने तुक्का मार दिया कि दो आंसर आधा सॉल्व करके लग रहा था, दो आंसर ऐसा हो सकता है, एक ये हो सकता है, देखा देखा सा लग रहा है, तो गैस मार दिया, लिखो कि तुक्का मारा है। जो भी रीजन है वो स्पेसिफिक होके लिखो। अगर अनअटेम्प्टेड है तो लिखो कि क्यों नहीं अटेम्प्ट किया, बिल्कुल नहीं पढ़ा या फॉर्मूला नहीं याद आ रहा था। गलत हुआ है तो फॉर्मूला नहीं याद आ रहा था, गलत गलत फॉर्मूला याद था, या क्या रीजन था। रीजन बिल्कुल स्पेसिफिक होना चाहिए। ठीक है, और इस रीजन को देखकर फिर नेक्स्ट वीक का टू डू लिस्ट बनेगी। टू डू लिस्ट मतलब पूरे वीक में हमें क्या क्या करना है। ठीक है, तो जैसे कि अभी मैं यहीं पे लिख दे रहा हूं, नेक्स्ट पेज पे बनेगी क्या, टू डू लिस्ट। उसमें हमारे पॉइंट्स हमेशा इंक्रीमेंट होते जाएंगे कि पहले हमें ये टॉपिक अभी वीक हो रहा है, सेकंड ये वाला टॉपिक वीक हो रहा है, थर्ड ये हो रहा है, और एक एंड से हम उस टॉपिक को फिनिश करते जाएंगे, दूसरे एंड से वो टू डू लिस्ट बढ़ती जाएगी। ये टू डू लिस्ट कभी खत्म नहीं होती है, लाइफ में कभी नहीं खत्म होगी। जैसे जैसे पेपर नेक्स्ट एनालिसिस करते जाओगे, अगला
नंबर आता जाएगा कि ये नहीं आता, ये नहीं आता, और एक एंड से उसको फिनिश करते जाना कि हाँ ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ये लास्ट दिन तक करना है। ये नंबर 1000, 2000, 5000 जितना भी चले जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक एंड से फिनिश भी होते जाना चाहिए। तो गलतियों को सुधारना पड़ेगा। एक एंड से जब अपनी गलतियों को सुधारोगे, रॉन्ग को रिड्यूस करोगे, तब जाके नंबर ऑफ अटेम्प्ट बढ़ेंगे। नंबर ऑफ अटेम्प्ट पहले नहीं बढ़ेंगे, पहले तो रॉन्ग को रिड्यूस करना पड़ेगा कि जो रॉन्ग हो रहे हैं वो 0 हो जाने चाहिए। अगर 50 का पेपर है, 40 किए हैं और 15 गलत है, तो वो पहले 15 जो गलत है उनको सही में कन्वर्ट कर दो। कई सिलेक्शन तो ऐसे हैं जो सिर्फ राइट अटेम्प्ट पे ही सिलेक्शन ले लेते हैं, अटेम्प्ट से कोई मतलब नहीं है। भले ही अटेम्प्ट लोगों ने 80-90 किए हों, लेकिन 60 अटेम्प्ट करके आ गया और बहुत अच्छा सिलेक्शन हो गया। क्यों? क्योंकि रॉन्ग नहीं थे। और नहीं तो 90 राइट करने के बाद भी सिलेक्शन नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि रॉन्ग ज्यादा थे। तो पहले तो रॉन्ग पे कंट्रोल लाना है। तो यहां पर जो हमारा मेजर फोकस रहेगा वो पहले रॉन्ग पे रहेगा कि रॉन्ग नहीं होना चाहिए। जैसे हम फॉर्मूले याद करते हैं, वैसे हमें हमारी गलतियां याद रहनी चाहिए। डेली हमें हर संडे पेपर से पहले, एक रात पहले या सुबह में हमारी गलतियों को भी रिवाइज करना है। बल्कि सिर्फ संडे के दिन नहीं, हर दिन हमारी गलतियों को भी रिवाइज करना है कि हमसे ये गलती होती है, और अगर ये गलती होती है तो इसका सुधारने का तरीका क्या है। अगर मुझे नेक्स्ट लाइन में अगर प्लस नहीं दिखा तो ऐसा क्यों नहीं दिखा, उसका रीजन समझो कि क्या मैंने उसको सही से नहीं लिखा था, मेरा प्लस बनाने का तरीका सही नहीं था। कोई 5 और एस ऐसे बनाता है कि अगर मान लो 5s अगर वेरिएबल बना है कि 5 टाइम्स ऑफ स्पीड, तो ये 55 दिखने लगता है अगली लाइन में। क्यों? क्योंकि हमारा 5 और एस एक जैसा है। तो डिफरेंशिएट करना सीखो कि समझ गए तुम्हारी गलती ये थी, तो उसको रेक्टिफाई क्या करोगे? ये बोलोगे कि ध्यान से पढ़ेंगे अगली बार, नहीं, 5 लिखने का तरीका बदलो, 5 लिखने का तरीका बदलो, एस लिखने का तरीका बदलो। अपनी हैंड राइटिंग पे वर्क करो। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे को तुम्हारी भाषा ही नहीं समझ में आ रही कि क्या तुमने लिखा था पेपर में, क्यों? क्योंकि तुम्हारे को पेपर में जगह कम थी, कम से कम जगह में लिखना था, तो तुमने छोटे छोटे लिखने के चक्कर में ऐसा लिख दिया कि तुम्हें ही नहीं समझ में आ रहा। अगर तुम माइनस ऐसे बनाते हो और फिर अगली लाइन में ऐसे बन जाता है डॉट, तो तुम्हें खुद ही नहीं पता चलता कि माइनस था कहां। तो ध्यान रखो कि माइनस को अच्छे से बनाओ। अगर कहीं पे क्वेश्चन में नॉट लिखा था और नॉट तुमने नहीं पढ़ा, तो नॉट को अंडरलाइन करो। और अगर पेपर तुम्हें हार्ड कॉपी नहीं मिल रही है, ऑनलाइन पेपर करना पड़ रहा है, तो पेपर में अगर कहीं पे नॉट नेवर रॉन्ग आइडेंटिफाई करना है, अगर ये लिखा आ रहा है, तो पेपर में पहले ही लिख दो कि इसमें नॉट निकालना है। मतलब हमें गलत आंसर निकालना है, सही वाला नहीं निकालना। क्योंकि सही वाला आंसर निकालने के लिए हमें आदत होती है, गलत वाला आंसर निकालने की आदत नहीं होती है। और हम हमेशा क्या करते हैं, सही वाला टिक करके आते, बल्कि उसमें निकालना क्या होता था, गलत कौन सा है। तो अगर गलत निकालना है तो पहले ही पेपर में लिख लो कि इस क्वेश्चन में हमें गलत निकालना है, सही नहीं निकालना है। अपने दिमाग के भरोसे पे मत बैठो, ठीक है। ये चीजों को जब इंप्रूव करोगे तो पहले रॉन्ग रिड्यूस होगा, उसके बाद हम किस पे वर्क करेंगे, अनअटेम्प्टेड पोर्शन पे, कि कौन सा पोर्शन ऐसा है जो अटेम्प्ट नहीं हुआ है, उसके लिए थ्योरी पढ़ने की जरूरत है, प्रैक्टिस करने की जरूरत है, किस चीज की जरूरत है वो हम बाद में करेंगे। तब जाके फिर हमारा स्कोर धीरे धीरे इंप्रूव होगा, और इसको लास्ट डेट तक करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब तुम लोग को मंडे के दिन से, मंडे ट्यूसडे जब भी तुम्हें लगता हो, जैसे जैसे तुम्हारा एनालिसिस होता जाए, मेरे केबिन में आके कोई भी मैं टाइम बता दूंगा, दोपहर का 2 से 4 बजे के टाइम के बीच में 2-2, 5-5 के स्लॉट में आते जाना। जैसे कि एकदम ऐसा भीड़ मत लगा के आना, ठीक है। एक जना आ गया, कॉपी दिखाई, फिर चला गया, फिर दूसरा आ गया, ऐसे करके रोज के 5-10 लोग कॉपी दिखाते चलना, ठीक है। तो अब वो मंडे को मैं तुम लोग को बता दूंगा कि किस टाइम पर और कैसे आना है, उस ऑर्डर में आते जाना, ठीक है। तो ये मुझे मंडे से चाहिए। तो संडे के दिन तुम्हारा टारगेट रहेगा कि ये तुम्हारा प्रॉपरली फिनिश होना चाहिए, ये टेबल प्रॉपरली बना होना चाहिए, और फिर उसके बाद पूरा पेपर सॉल्व भी उसके पीछे होना चाहिए नेक्स्ट पेज से। क्लियर है? ठीक है, चलो, थैंक यू ऑल।